हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तपस्वी और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल एग्जाम तपस्वी पर। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि कोल इंडिया में सीआईएल में नॉन एक्स से एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज आई हैं 1 अगस्त 2023 को, जो कि 4 अगस्त से स्टार्ट हैं और 2 सितंबर तक ये चलेंगी फॉर्म फिलिंग की डेट्स। तो फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि तपस्वी भाई, हमारे पास नोटिफिकेशन तो आ गई बट इसकी सिलेबस कहाँ है। तो आपको बताना चाहूंगा, ऑफिशियली सिलेबस जो है अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। ऑफिशियली सिलेबस तो 2 सितंबर के बाद ही आएगा, बट तब तक आप अगर इंतजार करते रहेंगे यानी आप अपना एक कीमती समय खो देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए मैं पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हुए हैं नॉन एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव के लिए, उनकी सिलेबस अरेंज करके उनके हिसाब से आपको मैं आइडिया देता हूँ एग्जाम कैसा हो। तो मेरे पास ये सिलेबस है, इंटरनल एग्जाम जो हुए थे नॉन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव के लिए 2010 में, उसका सिलेबस है मेरे पास। उसके बाद भी एक बार नोटिफिकेशन 2016 में आई थी जब एग्जाम हुआ था। मोर और लेस चीजें कॉमन ही थी, तो आगे भी चीजें लगभग कॉमन ही रहेंगी। हाँ, जो नए चेंजेस हुए हैं, जो नया कुछ आया है, वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता होगा अभी NCAA 11 आ गया है, तो उस समय जो NCAA था उसके क्वेश्चंस, उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहेगी। आपको करंट में NCAA 11 की जानकारी होनी चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए 2010 में जो वैकेंसीज आई थी नॉन एक्स टू एग्जीक्यूटिव के लिए, उसमें 13 डिसिप्लिन इंक्लूड किए गए, जो कि इस बार 16 डिसिप्लिन में पोस्ट निकाली गई हैं। टोटल पोस्ट 1764 है। और जनरली मैं अपने वीडियोस में पर्सनल और वेलफेयर इस डिसिप्लिन की आपको प्रिपरेशन करवाऊंगा, मगर अगर आप दूसरे डिसिप्लिन के हैं तो टेंशन की बात नहीं है, चिंता मत करिए। आप कमेंट्स में मुझे मैसेज करिएगा, कमेंट्स करिएगा। अगर आपको जिस भी डिसिप्लिन का सिलेबस चाहिए होगा, मैं आपके मेल पर अवेलेबल करा दूंगा। और आपको कोई हेल्प चाहिए होगी, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं आपकी हमेशा मदद करने के लिए तैयार हूं। तो फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, आपने सुना होगा, पेपर 1 सभी डिसिप्लिन्स के लिए सेम रहेगा। इसमें जो कोल इंडिया से रिलेटेड नॉलेज है वो पूछी जाएगी, चाहे आप एक्सकेवेशन के हो, E&M के हो, सिविल के हो, कंप्यूटर के हो, सेल्स के हो, हिंदी के हो, ये सबके लिए कॉमन रहेगा। पेपर 1 में जनरली कोल इंडिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, जनरल नॉलेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी और कंप्यूटर रिलेटेड आपकी नॉलेज की टेस्ट ली जाएगी। तो ये कोर चीजें हैं जो कि फर्स्ट पेपर में होंगी और सभी डिसिप्लिन के लिए सेम होंगी। तो पेपर 2 जिसमें हम पर्सनल के लिए बातें करेंगे, पर्सनल से रिलेटेड चीजों को जानेंगे कि क्या आना है, उससे पहले हम पेपर 1 के बारे में डिस्कशन करेंगे कि पेपर 1 में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या क्या पूछा जाएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये कॉमन सिलेबस है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए, नॉन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए डिफरेंट डिसिप्लिन में। तो सबसे पहले जो इसमें पूछा जाएगा वो होगा ऑर्गेनाइजेशनल प्रोफाइल के बारे में, कोल इंडिया के बारे में, फिनांस के बारे में, उसका टर्नओवर, उसकी अर्निंग्स, प्रोडक्शन वैल्यू और स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स के बारे में कि अभी कोल इंडिया कहाँ है, फ्यूचर में वो कहाँ जा रहा है और उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना चाहिए कि हम उसके डिजायर्ड आउटकम तक पहुंच सकें, कैसे हम ओवरऑल कोल इंडिया की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकें। ये इस टॉपिक के बारे में बता रहा है, पूछ रहा है। इस टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पेपर 1 के इस पोर्शन में बनेंगे। तो सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोफाइल, कोल इंडस्ट्री इन इंडिया, रेट्रोस्पेक्ट नेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस। तो फ्रेंड्स, इसमें हम कोल इंडिया के बारे में जानेंगे। कोल इंडिया की शुरुआत इंडिया में कब हुई, ब्रिटिशर्स ने कैसे इसकी नींव रखी, हिस्ट्री जानेंगे कोल इंडिया की, और नेशनलाइजेशन के बारे में जानेंगे कि कोल इंडिया की नेशनलाइजेशन, कोल सेक्टर की नेशनलाइजेशन कब हुई और कब CIL का फॉर्मेशन हुआ। कोल इंडिया का स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस, क्यों जरूरत है कोल की, हमें कोल इंडिया की क्यों जरूरत है देश को, इसके बारे में जानेंगे। इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जानेंगे कि कैसे कोल इंडिया अलग अलग पोर्शन में, अलग अलग लेवल्स पर बटा हुआ है, जैसे NCL, CCL, WCL, CMPDI एक्सेट्रा। साथ ही हमें जानना है कोल इंडिया का विजन क्या है, मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, सिर्फ कोल इंडिया ही नहीं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसे आगे ले जाने के लिए सबसे पहले जरूरत होता है हमें उसका विजन और मिशन हमारे साथ क्लियर होना चाहिए। हमारे पास क्लियर होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, क्या अचीव करना है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो सेम एज कोल इंडिया के साथ भी ये चीज है, तो हमें इसे भी जानना पड़ेगा। नेक्स्ट है कोल प्रोडक्शन, इसका पास्ट जानेंगे, हिस्ट्री, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर यहाँ पे 1989 से 2017 तक दिया गया है। जैसा कि अभी आपको पता है, अभी हमारा 2023 चल रहा है, तो हम 2023 से फर्दर 2030 तक CIL कहां से कहां जाएगा, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। आपको पता होगा CIL जल्दी ही अपना नाम चेंज कर रहा है और कोल के साथ ही
ये सोलर एनर्जी को भी इसमें मर्ज कर रहा है। तो कोल इंडिया का पावर, कोल इंडिया का क्षेत्र बहुत ही ज्यादा वास्ट होने वाला, और आपको प्राउड होना चाहिए कि आप एक ऐसी कंपनी का पार्ट हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है ट्रेंड ऑफ प्रोडक्टिविटी, कैसे प्रोडक्शन होता है कोल का अंडरग्राउंड में, ओपन कास्ट और ओवरऑल माइंस किस प्रकार की हैं, कैसे कहाँ प्रोडक्शन होता है, इसके बारे में हमें जानना है। इंडस्ट्रीज वाइज कहाँ कोल यूज होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, या फिर कहाँ यूज होता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कोल अपना रोल निभाता है, ये सब भी हमें जानना है। नेक्स्ट पॉइंट 2 है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ CIL इन लास्ट 3 years। फ्रेंड्स, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और फर्स्ट पेपर का ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। फ्रेंड्स, CIL ही नहीं, हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसका हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख के, अगला परफॉर्मेंस और पिछला परफॉर्मेंस देख के ये बता सकते हैं वो कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो फ्रेंड्स, लास्ट 3 years के हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में कोल इंडिया के जानेंगे, उसके हाइलाइट्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कोस्ट प्रोडक्शन, हमारे कोस्ट में प्रोडक्शन में कितना कॉस्ट आया है उसके बारे में हमें जानना है, सेल्स कितना हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेटवर्थ, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसका एक सी पॉइंट है कोल सेल सिस्टम। हमारी जो कोल प्रोडक्शन होती है वो हमारे इनिशियल्स CIL से जो कोल यूज करते हैं उन तक कैसे जाती है, सेल का मीडियम क्या है, ये हमें जानना है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है जो पूछी जा सकती है आपसे। नेक्स्ट है प्रोडक्ट प्रोफाइल। इसमें हम जानेंगे प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट हमारा क्या है, CIL का प्रोडक्ट है कोल। तो कोल के बारे में हम जानेंगे कि कोल का क्या कैटेगरी होती है, उसको किस कैटेगरी में रखा जा सकता है। कोल के भी जानते होंगे आप, अलग अलग लिग्नाइट और भी सेकेंडरी कोल, टर्शरी कोल, उन टाइप्स के बारे में जानना है। कोल क्या है, कोक क्या है, लोकेशन क्या है मेजर कोल फील्ड्स के, और सिर्फ कोल इंडिया के ही नहीं, आपको प्राइवेट जो कोल प्रोड्यूसिंग बॉडीज हैं उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि कोल इंडिया के अलावा और कौन कौन सी प्राइवेट बॉडीज हैं इस सेक्टर में जो कोल प्रोड्यूस कर रही हैं, उनका भी एक रफ आइडिया होना चाहिए। एग्जाम में, इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जा सकता है। स्टेट वाइज शेयर ऑफ कोल रिजर्व्स इन इंडिया। इंडिया में हमारे इतने सारे स्टेट्स हैं, आपको पता होना चाहिए कौन से स्टेट सबसे ज्यादा कोल प्रोडक्शन करता है। मोस्टली आपको पता होगा, इसमें हमारा झारखंड टॉप पर है। ऐसे ही आपको अदर स्टेट्स का भी रोल कोल प्रोडक्शन में पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हमें पूछा जा सकता है कोल डिमांड कितनी है वर्तमान में, जो प्रोडक्शन होना है क्या वो सफिशिएंट है, कोल डिमांड जो है, प्रोडक्शन हमारा कोल डिमांड के साथ मीट कर रहा है, हमें जितनी जरूरत है उतना कोल प्रोड्यूस कर पा रहे हैं हम, इसके बारे में जानना है। डिफिसिट फुलफिलमेंट मेजर्स, अगर हमारे पास कमी है कोल प्रोडक्शन की, तो हम अगर हमें जरूरत होगी तो हम क्या करेंगे, क्या हम अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करेंगे, या हम कोल के रेट महंगे करेंगे, या प्रोडक्शन बढ़ाने पे जोर देंगे। ये सभी चीजों को हम जानेंगे और जानना चाहिए, हमें ओवरऑल भी जानना चाहिए, इसके अलावा भी सिलेबस से हटके, क्योंकि हम कोल इंडिया के एम्प्लॉय हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कोल माइनिंग में क्या मेथड्स और टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। अगर अंडरग्राउंड माइनिंग हो रही है तो उसमें बोर्ड एंड पिलर मेथड क्या है, लॉन्ग एंड वॉल माइनिंग मेथड क्या है, इंटरमीडिएट माइनिंग क्या है, और मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या है। ये सब हम जानेंगे इंडिया और आउटर कंट्रीज के एग्जांपल से। मैं ये सब आपको बताऊं। मेरे नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप वेट करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियोस में सब कुछ ये डिस्कस करूंगा टॉपिक, और आपके जितने भी क्वेरीज हैं आप कभी भी कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, और मैं जितना हो सके आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप मेरे बताए हुए टेक्निक्स से, मेरे मटेरियल्स से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, और जो मैं आपको बता रहा हूँ, 1 नहीं 10 नहीं 20 बार 50 बार उस वीडियो को देखिए, समझिए और याद करने की, अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका ये एग्जाम, मेनली जिसके लिए मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ पर्सनल डिपार्टमेंट का, वो क्लियर होगा और आप एक स्टाफ ऑफिसर बनेंगे ही बनेंगे। ये मेरी 100% गारंटी है। नेक्स्ट है ओपन कास्ट माइनिंग मेथड्स के बारे में पूछा जाएगा। प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, ऑफ टेक, ओपन कास्ट एंड सरफेस माइनर, इन सभी की जानकारी पूछी जा सकती है। ये कॉमन सिलेबस है, इतना तो सभी से पूछा जाएगा। सिर्फ पर्सनल की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी डिसिप्लिन्स को ये पता होना चाहिए। अगर आप कोल इंडिया के एम्प्लॉय हैं तो कंपनी आपसे ये एक्सपेक्ट करती है कि आपको ये सारी चीजें पता होंगी। नेक्स्ट है माइनिंग इक्विपमेंट, इनकी भी जानकारी होनी चाहिए कि ओपन कास्ट में और अंडरग्राउंड कोल माइंस में क्या क्या माइंस में इक्विपमेंट लगते हैं, क्या क्या हमारे पास है और क्या क्या बाहर चलता है ओपन कास्ट अंडरग्राउंड माइनिंग के लिए, जो हमारे पास होता या होना चाहिए हमारे प्रोडक्शन को और बढ़ाने के लिए। कोल माइंस में क्या इक्विपमेंट लगती है, वॉशरीज और CHP का क्या रोल है। इंट्रोडक्शन देखेंगे कोल एक्सप्लोरेशन का। रोल ऑफ CMPDI का क्या रोल है, किस तरह से CMPDI पता लगाती है कि हमारा नीचे कितना कोयला है, और फर्दर इसके बारे में जानकारी देती है। तो आगे हमारा काम चलता है, हम वहाँ माइंस सेटअप करते हैं और फिर हम कोयला निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये काम जो है CMPDI करती है, ये जो पता लगाती है कोल के बारे में, और उसके रिपोर्ट के हिसाब से हम माइनिंग का फर्दर काम करते हैं। इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए और ये सिलेबस में है, रहेगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट
इंट्रोडक्शन टू सेफ्टी एंड रेस्क्यू गैजेट्स एंड अपैरल। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा, माइनिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें हम सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस जरूर फॉलो करते हैं, फिर भी जाने अनजाने एक्सीडेंट्स होते ही हैं। तो उनको एक्सीडेंट को किस तरह कम से कम किया जा सके, एक्सीडेंट को माइनस किया जा सके, इसकी कोशिश के लिए हमें क्या क्या सेफ्टी एंड रेस्क्यू गैजेट्स होने चाहिए, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए, वो पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ कंडक्ट, वेजेस एंड एम्प्लॉय वेलफेयर। फ्रेंड्स, अब जहां एम्प्लॉय है, क्योंकि प्रोडक्शन हम कैसे करेंगे, सिर्फ मशीन्स तो करेंगी नहीं, साथ में हमें एम्प्लॉयज की भी जरूरत है। तो ये एम्प्लॉय जो है, इसको हमें वेजेस देने हैं, इसका वेलफेयर देखना होगा, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट है सिलेबस के पॉइंट से। इसमें होगा क्या, इसमें देखा जाएगा जो गाइडिंग रूल्स हैं, जिसके हिसाब से नॉन एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव काम करते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर, कोई भी कंपनी होती है, उसके टाइमिंग, उसमें उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो स्टैंडिंग ऑर्डर कहलाते हैं। तो उनके बारे में हम जानना है। जेबीसीसीआई जो बॉडी है यूनियन से रिलेटेड, उसके बारे में जानना है। कॉमन कोल कैडर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके बारे में जानना है। सीडीए रूल्स जो हैं उनका एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड, उसके बारे में जानना है। और यहाँ मिसकंडक्ट क्या होता है, जिसके खिलाफ, जो कि आप करते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन लिए जा सकते हैं, उसके बारे में जानना जरूरी है। डिसिप्लिन का क्या रोल है, डिसिप्लिन से बाहर जाने पे आप पे क्या पेनाल्टी लगाई जा सकती है, क्या आप पे एक्शन होंगे, और किसके पास ये अथॉरिटी होता है डिसिप्लिन के से आप बाहर जाते हैं तो एक्शन लेने का, इसके बारे में जानना है। और आप पे क्या मेजर पेनाल्टीज लगाई जा सकती हैं, उनके बारे में भी हमें जानना है। और अगर आप पे ये पेनाल्टीज लगाई गई हैं, आप पे आरोप लगाए गए हैं, अगर आप निर्दोष हैं तो आप अपील कहाँ कर सकते हैं, आपको नोटिस कैसे दिया जाएगा, आप कहाँ अपील करेंगे, ये सब की भी जानकारी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय वेजेस, वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जैसा आपको पता होगा फ्रेंड्स, काम के बदले हमें वेजेस मिलते हैं, और साथ ही हमें एक स्मूथ रनिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए वहां पे जो एम्प्लॉयज हैं उनके वेलफेयर की भी चिंता करनी होती है। तो वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की भी हम जानकारी लेनी होगी, जो कि पूछा जा सकता है। इसमें यहाँ पे 2010 में NCWA 8 पूछा गया था, जो कि अभी करंट में NCWA 11 लागू हो चुका, आपको पता है, इसकी जानकारी होनी चाहिए आपको। इसमें ग्रेड वाइज वर्तमान में एग्जीक्यूटिव का क्या पे है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। TA, DA, LTC, मेडिकल रिम्बर्समेंट और HRA रूल्स भी पूछे जाएंगे। लीव रूल क्या है एग्जीक्यूटिव के लिए प्लस नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए, CA, SL, HPL, EL, नॉन एक्स को क्या मिलता है, एग्जीक्यूटिव को क्या मिलता है। मैटरनिटी से रिलेटेड, मैटरनिटी पैटर्निटी लीव, जैसे कि आपको पता होगा, पैटर्निटी लीव जो कि पहले नहीं था, इस बार NCWA 11 से नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए भी स्टार्ट कर दिया गया, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हाउसिंग प्रोवाइड करने के लिए क्या रूल है, हाउस नहीं होगा तो HRA मिलेगा। वाटर सप्लाई कितना होना चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या हैं कोल इंडिया से रिलेटेड, मेडिकल फैसिलिटीज क्या दी जाती है, इसका पता होना चाहिए। और जैसा कि आपको सभी को पता है, सरकारी कंपनियां इसीलिए लोग सरकारी जॉब को प्रेफरेंस देते हैं। रिटायरमेंट के बाद हमें पेंशन मिलती है, तो पेंशन रूल क्या है उसे भी हमें जानना जरूरी है। इनकम टैक्स लायबिलिटीज ऑफ ए सैलरीड एम्प्लॉय, अब इनकम टैक्स जो है हम देना है, तो उसके बारे में भी हमें जानना है कि इनकम टैक्स कितना देंगे और हमारे कितना अबव सैलरी के हमें इनकम टैक्स देना होता है, ये भी हमें जानना होगा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट स्टैट्यूट्स एंड पॉलिसीज कंसर्निंग कोल इंडिया। अब ये तो हो गई इंडिविजुअल की बात हमने कर ली, उसके वेजेस, वेलफेयर रिलेटेड चीज़ों के बारे में हमने कर ली। अब पॉलिसी की बात हम यहाँ जानेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं कोल इंडिया से रिलेटेड। माइंस एक्ट, चूंकि कोल इंडिया माइन है, कोल का माइन है ये, तो उससे रिलेटेड रूल्स क्या हैं, माइंस एक्ट रूल्स के बारे में हम जानेंगे। कोल माइंस रेगुलेशन के बारे में जानेंगे। अगर कहीं कोल पाया जाता है किसी जमीन पे, तो उसका एक्विजिशन कैसे होगा, उसके बारे में हमें जानना है लैंड एक्विजिशन एक्ट के थ्रू। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के बारे में जानना है। इन्वायरमेंट एक्ट के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कोल इंडिया अगर कहीं कोयला हमें मिलता है जो कि ओपन कास्ट माइंस में है, तो उसके लिए हमें ट्रीज को काटना पड़ेगा, तभी हमारा वहां माइंस बनेगा और हम अंदर के कोयले निकाल पाएंगे। तो उससे रिलेटेड इन्वायरमेंट्स के क्या रूल हैं, इन्वायरमेंट एक्ट 1986 के थ्रू हमें पता होना चाहिए। इसके बाद है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जिसे आप लोग RTI कहते हैं। इसके थ्रू जितने भी गवर्नमेंट के अंडर आने वाले बॉडीज हैं, वहां पे क्या चल रहा है, किसी कॉमन इंसान को अगर जानना है तो वो RTI दाखिल करके उसके बारे में जान सकता है। उसके रिलेटेड एक्ट क्या बना हुआ है, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है गाइडलाइंस ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फॉर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, कोल इंडिया R&R पॉलिसी। तो फ्रेंड्स, इसके साथ कोल इंडिया एक मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है, जैसे कि आपको पता है, इंडिया में ही नहीं और भी अफ्रीका में और अदर जगह इसके वेंचर्स स्टार्ट होने हैं। प्रेजेंटली इंडिया में और अफ्रीका में तो ये स्टार्टिंग ही है, फर्दर रशिया में भी इसकी शुरुआत होने की बात चल रही है। तो इंडिया में जब या फिर कहीं भी अगर हम कोल प्रोडक्शन करते हैं, तो वहाँ के लोगों को, वहाँ से आसपास के लोगों को क्या बेनिफिट होता है, ये हम अपने प्रॉफिट में से देते हैं, जो कि CSR के थ्रू, जिसे हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी कहते हैं,
उसके थ्रू हम अर्निंग का कुछ परसेंटेज इनको देते हैं इनके डेवलपमेंट के लिए। तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए CSR रूल्स क्या हैं, और R&R पॉलिसी, रिसर्च एंड रिनोवेशन पॉलिसी क्या है कोल इंडिया की, उसके भी बारे में हमें पता होनी चाहिए। साथ ही नेक्स्ट आपको पता होगा कि कंप्यूटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आज के जमाने में। इंटरनेट, इससे कोई भी अछूता नहीं है आज के जमाने में। बच्चा आजकल इंटरनेट यूज करता है, और हमें भी जागरूक होने के नाते आज के समय में कंप्यूटर स्किल्स की जानकारी होनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर स्किल्स की जानकारी तो मैंडेटरी है। अगर आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आपसे इतना एक्सपेक्ट तो कंपनी करेगी ही करेगी। तो आपको क्या क्या कंप्यूटर में पता होना चाहिए, एटलीस्ट MS ऑफिस के बारे में पता होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाना है, एडिट कैसे करना है, प्रिंट कैसे करना है, मॉडिफिकेशन कैसे करना है। इंटरनेट के बारे में फ्रेंड्स पता होना चाहिए, वेबसाइट क्या होती है, मेल्स कैसे भेजे जाते हैं, मेल कैसे सर्च किए जाते हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये था हमारा पेपर 1। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पेपर 2 के बारे में, जो कि मेनली पर्सनल रिलेटेड होगा, और उसमें मैं पर्सनल के बारे में बताऊंगा। तो आप वो वीडियो पर्सनल डिपार्टमेंट से जो रिलेटेड हैं वो लोग देखें और उसका बेनिफिट उठाएं और सिलेक्शन पाएं, स्टार बन जाएं। मैं कहूंगा आने वाले भी वीडियोस जो होंगे उनसे आप जुड़े रहिए, क्योंकि उनमें मैं इन्फॉर्मेशन जो है बहुत सारी देने वाला हूं। आपको मैं फैक्ट्स से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, साथ में ही आपको मैं MCQs दूंगा, जो कि आप प्रैक्टिस करते 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं, जितने बार भी आप प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे वीडियोस को, उतना आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। तो आप हमसे जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी थोड़ी राइटिंग के लिए माफ करिएगा, और थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।